सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है वो है युवा। युवाओं को उन्हें नौकरी नहीं दिया। अग्निवीर जैसी योजना लाकर जो लोग फौज में जाना चाहते हैं उनको बोले देखो बेटा आपको फौज में जाना है, कोई नहीं आप आ जाओ, फिजिकल कर लो, रनिंग कर लो, सारा एग्जाम क्लियर कर लो, 4 साल नौकरी करो, 25 साल की आयु में आप रिटायरमेंट हो जाओ। बाकी मैं 75 साल की उम्र में देश के सामने जाके बोलूँगा भाई और बहनों फिर से एक बार मोदी सरकार। 75 साल की उम्र में उनको देश सेवा करना है। फैजाबाद अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था उसकी मतलब सुंदरता के लिए, अच्छी के लिए चौड़ीकरण सड़कों किया गया, जिसमें बहुत सारे घर को तोड़ दिया गया और घर तोड़ने के बाद मुआवजा के नाम पे उन लोगों को काफी कम पैसा जो दिया कैंडिडेट का चयन हुआ उसके बाद कैंडिडेट के जो कुछ स्टेटमेंट्स रहे वो उनके अगेंस्ट गए। तो वो कैंडिडेट की कमियों की वजह से वो चुनाव, और उसके बाद विपक्ष का एक नया झूठ, विपक्ष का झूठ कि संविधान खत्म कर देंगे, उस आरक्षण खत्म कर देंगे। कई बार क्या होता है अति उत्साह और अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक होता है। भाजपा के लिए और एनडीए के लिए वो हमेशा वही परिस्थिति बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलका टुडे और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं, लेकिन पूरे देश का माहौल बदल चुका है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार, वहीं विपक्ष ने साफ तौर पे कह दिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं जाएगी। बहरहाल जिस जगह पे जो है राम मंदिर बना वहां से बीजेपी हार गई। अब उस चीज को लेकर जो है आम जनता कई तरह के बातें कह रहे हैं कि आखिर जो राम को लाए और उन्हें जो है राम ने आखिर क्यों लौटा दिया। अब इस चीज को लेकर आम जनता से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या वाकई में जो है राम जी ने बीजेपी को नकार दिया या फिर देश के लोगों ने जानबूझकर 400 पार नहीं करवाया। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा था लेकिन वो 400 पार नहीं हो पाया। देखिए, पहली चीज जो 400 पार का नारा था वो बीजेपी का नहीं था, वो एनडीए का था। उसमें आप करेक्शन कीजिए। एनडीए में ये कह सकते हैं कि ने भी अपने मुंह से कहा था आपकी बार 400 पार एनडीए के लिए कहा था। तो दूसरा एक चीज आपने जो कहा कि पार नहीं हो पाया, देखिए कई बार क्या होता है अति उत्साह और अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक होता है। भाजपा के लिए और एनडीए के लिए वो हमेशा वही परिस्थिति बनी कि ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा, और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा के जो वोटर्स रहे उनको भी ले डूबा कि मोदी जी ने कहा है 400 पार, साला 400 पार नहीं होगा, 300 पार तो 350 पार हो गई। आखिर चूक कहाँ रह गई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर? देखिए, मैं उसमें आपको बताता हूँ, उसके लिए एक फैक्टर नहीं है, उसके लिए कई फैक्टर है। एक तो मतदाताओं का मतदान के प्रति उदासीन होना, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, तीसरा कैंडिडेट सिलेक्शंस, दूसरा उसके बाद कुछ जो कैंडिडेट्स थे उनके स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो, और उसके बाद विपक्ष का एक नया झूठ, विपक्ष का झूठ कि संविधान खत्म कर देंगे, उस आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन इस तरह के बयान जो है, एक मिनट सर यहाँ पे रोकूंगा, जिस तरह जो ये बयान जो था संविधान खत्म कर दूंगा, ये आपने सुना होगा, बीजेपी के कई नेता ही ऐसे बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला, और विपक्ष ने उसको टारगेट किया और विपक्ष उसमें सफल भी हुआ। और अच्छी बात है, मजबूत विपक्ष होना देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एनडीए ने सरकार बनाई है और एनडीए में अभी 308 हो गए हैं। एक शब्द में अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे? पहली चीज, अयोध्या मत बोलिए, वो फैजाबाद सीट है। फैजाबाद सीट बोल लीजिए। अयोध्या इस वजह से आ गया क्योंकि जहाँ पे राम मंदिर है, प्रभु श्री राम है, तो वहाँ पे अयोध्या लोगों को। सर वो बात ठीक है आपकी, तो वो वहाँ के कैंडिडेट की कुछ गलतियों की वजह से वो हारे हैं, और बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं हारे हैं। 85,000 का मार्जिन था, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं है जैसे। और उसके बाद वहाँ पे जो कैंडिडेट का चयन हुआ उसके बाद कैंडिडेट के जो कुछ स्टेटमेंट्स रहे वो उनके अगेंस्ट गए। तो वो कैंडिडेट की कमियों की वजह से वो चुनाव लॉस गए। क्या कहेंगे, क्या सच में जो है जहां पर 4 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो और वहां पर जो है उनका सांसद जो लोकसभा चुनाव लड़ता है वो हार जाता है, क्या कहेंगे? देखो, मेरे को यूपी के लिए क्लियर टेक है। उसमें यूपी वो मोदी जी हारे, उसमें बहुत सारे रीज़न है। मेरे को लगता है पहला रीज़न जो है वो उनके जो नेता थे ब्रिजभूषण सिंह, उनने पहलवानों के साथ जो भी किया अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मोदी जी ने उससे अपने पार्टी से नहीं निकल किया। पहला मेरे को लगा जनता में ये राउंड फिगर उसके खिलाफ चला गया। सेकेंडली ये था, जब फैजाबाद अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था
उसकी मतलब सुंदरता के लिए, अच्छी के लिए चौड़ीकरण सड़कों किया गया, जिसमें बहुत सारे घर को तोड़ दिया गया, और घर तोड़ने के बाद मुआवजा के नाम पे उन लोगों को काफ़ी कम पैसा दिया गया, या फिर पैसा भी दिया गया तो लोगों को लगा कि जो मेरा घर फ्रंट पे था रोड के, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर दे दिया गया। वहाँ के लोग नाराज़ थे। सेकंड चीज़, वहाँ पर कैंडिडेट फैक्टर, जो अखिलेश यादव ने बहुत ही सूझबूझ से एक अच्छा पार्टी का आंकड़ा था इस बार कि हम जो है 60 से 70 सीटें लाएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो सीधे आधे पे आ गए, 50%। उनके पीछे कारण बताता रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है वो है युवा। युवाओं को उन्हें नौकरी नहीं दिया। अग्निवीर जैसी योजना लाकर जो लोग फौज में जाना चाहते हैं उनको बोले देखो बेटा आपको फौज में जाना है, कोई नहीं आप आ जाओ, फिजिकल कर लो, रनिंग कर लो, सारा एग्जाम क्लियर कर लो, 4 साल नौकरी करो, 25 साल की आयु में आप रिटायरमेंट हो जाओ। बाकी मैं 75 साल की उम्र में देश के सामने जाके बोलूँगा भाई और बहनों, फिर से एक बार मोदी सरकार। 75 साल की उम्र में उनको देश सेवा करना है। बाकी 25 साल वीर का जो था ये मामला, वो काफी भारतीय जनता पार्टी पहली चीज नहीं, अगर ऐसा था तो जो अग्निवीर का पहले राउंड की जो भर्तियां हुई उसमें रिकॉर्ड भर्तियां हुई। अगर अग्निवीर से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो अग्निवीर में इतनी रिकॉर्ड भर्तियां ही नहीं होती, लोग फॉर्म ही नहीं भरते। 22 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, और तो इससे पता लगता है कि कितना हुआ उसमें? 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। सिलेक्शन का उनसे पूछिए। सिलेक्शन के लिए जितनी वैकेंसी, सिलेक्शंस के लिए जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही तो होगी। उसके बाद तो भैया फॉर्म तो 2 करोड़ भरी जाती है, सिलेक्शंस पे आओ ना। चाचा भी हैं, क्या कहेंगे सर? सर इजराइल है, कोई कोई ऐसी कंट्रियां हैं, बहुत सारी कंट्रियां हैं, उसमें सैनिक की जो ट्रेनिंग है जब फर्जियात है, या तो सैनिक में मतलब बॉर्डर पे या तो कहीं पे भी सेवा देनी पड़ती है, वो भी वो कानून है या तो फर्जियात है। तो यहाँ पे मरजियात रखा है अग्निवीर का, तो इस तरह से थोड़ी राष्ट्रभक्ति करने के हेतु से या तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। लेकिन जिस तरह से उसका देश के ऊपर, युवाओं के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। मेरी बात सुनो सर, मैं ये कहना, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। पहली बात तो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हम विदाउट कुछ भी पैसे लिए बिना सेवा करते हैं, कहीं आपत्ति आती है राहत में, ये सब। तो कहने का उनका जो सोच होगी कि भी जिस तरह से आरएसएस में जो सेवा कार्य चलते हैं, इसमें भी इस तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग देके थोड़ा बहुत पैसा भी देवे। आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस से 1 मिनट एक सवाल इनसे ले लेता हूँ। एक सवाल, 1 मिनट रुक जाइए। एक सवाल आपसे ले लेता हूँ। जिस तरह से एक नेता का बयान भी आया भारतीय जनता पार्टी का कि वो कहते हैं अब मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं, तो क्या लगता है इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा? बात सुनो, आरएसएस जो है ना वो थर्ड है, पैड का जो मेन जो थर्ड होता है वो थर्ड बोलते हैं। बाकी की सारी ब्रांचेस है, भारतीय जनता पार्टी, किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, बराबर, मजदूर संघ, बहुत सारे मतलब लोग, मेरे ख्याल से 35-40 उनके आयाम हैं। मैं भी कार्यकर्ता रहा हूँ, तो हमें अलग अलग जगहों पे सेवाएं हमें करनी पड़ती थी। तो मैं विश्व हिंदू परिषद में थोड़ा सेवा दे रहा था, गौ रक्षा विभाग में। इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग ब्रांचेस है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसकी ब्रांच है। तो आफ्टर ऑल कुछ भी होता है तो हेड क्वार्टर तो आरएसएस है, तो उसके पास में ही जाना पड़ता है। वो बोलेंगे तो उनका हिसाब हो जाएगा, वैसा कर नहीं सकते कभी।